मैं सत्येंद्र सिंह एक बार आपके बीच फिर मैं इस बार पास्ट इंडेफिनिट के स्तर पे चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जो हम टेंस का पार्ट पढ़ रहे थे उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने एक ओवरव्यू उसका हमने देखा था, एक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैंने देखा था, उसका यूज कैसे होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, जनरल फॉर्म में उनके स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इतना ही नहीं कभी कभी स्टैंडर्ड बुकों में उसी स्ट्रक्चर को किस प्रकार से रखा जाता है। आज हम उसी से थोड़ा आगे बढ़ के पास्ट इंडेफिनिट के स्तर पे पास्ट इंडेफिनिट इसके स्तर पे देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है हिंदी में, फिर इंग्लिश के स्तर पे इसका यूज कैसे कैसे होता है, किस किस संदर्भ में, किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें समझना है, इन्हें हमें देखना है। फिर इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट में जो आपको एक बात समझनी है, पास्ट इंडेफिनिट की एक हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डिड होती है। पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। ये एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है, एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो हमें हमेशा पता होना चाहिए। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँ, जब हिंदी वाक्य के अंत में आने वाले पहचान की बात अगर हम करेंगे, वहां पे हम देखेंगे कि कुछ पहचान कुछ आइडेंटिटी, कुछ पहचान पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट की सेम मिलेंगी। लेकिन ध्यान रखना है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में एक जो बहुत बड़ा अंतर होता है, वो अंतर ये होता है कि पास्ट परफेक्ट में हम दो कार्यों की तुलना करते हैं, दो कार्यों को कंपेयर करते हैं कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में हुआ। दोनों किए गए काम पास्ट के ही होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो कार्यों की पास्ट में किए गए दो कार्यों की तुलना जब की जाए कि कौन सा काम पहले हुआ, कौन मोर पास्ट है और कौन लेस पास्ट है, उसको पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। फिलहाल अभी हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में, तो हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ था, ई थी, ए थे या आ, ई, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ध्यान से देखिएगा, कोई भी हिंदी का वाक्य है, अगर उसके अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ था, ई थी, ए थे या आ, ई, ए, इनमें से कोई भी अगर वाक्य के अंत में आ रहे हैं, हिंदी वाक्य के अंत में, तो फिर इसका मतलब है कि वह पास्ट इंडेफिनिट है। मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। अगली बात, अगर हम सेंटेंस को लिखें तो जैसे देखिए, वह घर गया, वह घर जाता था, वह घर गया था। अब ध्यान से देखिए, आ, ता था, आ था, ऐसे
वह घर गई थी तो यहाँ पे आ जाएगा, वह घर गई, ई, ऐसे ई थी और नहीं, यहाँ पे ती थी और ई थी आ जाएगा। जैसे अगर हम इसको लिखें, वह घर गई थी, वह घर गई, वह घर जाती थी। ध्यान से देखिए, तो ई थी, ई ती थी। इसी प्रकार की पहचान, कहने का मतलब इन सब के ट्रांसलेशन सेम है, इनका ट्रांसलेशन सेम किया जाएगा। तो पहचान के स्तर पे यही जानना है, अगर किसी वाक्य अंत में ता था ती थी ते थे, या फिर आ था ई थी ये थे, या फिर आ ई ए आदि शब्द आते हैं, तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें और देखना है, अब हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखना है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और इंटेरोगेटिव होता है। इससे पहले मैं कुछ बातें बताऊं, आप एक चीज और जानिए, इसमें वाज या वर का प्रयोग भी हो सकता है, वाज या वर, WERE, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में आ सकता है जब इसको मेन वर्ब के रूप में लाएं। जैसे देयर वाज अ किंग, एक राजा था, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। बिकॉज हेयर वाज इज अ मेन वर्ब, यहाँ पे वाज मेन वर्ब के रूप में है। जहां पे वाज या वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा, वहां पे वो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं है। लेकिन जहां पे वाज या वर्ब मेन वर्ब के रूप में है, वहां पे वाज वर का जो यूज किया गया है, या वाज वर जहां पे यूज है, वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। और दूसरी बात, अगर वर्ब में सेकंड फॉर्म यूज है, वहां पे डिड आ रहा है और फर्स्ट फॉर्म है, तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट में होता है। आइए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर के स्तर पे पॉजिटिव, नेगेटिव और इसके साथ इंटेरोगेटिव। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेंगे, सिंपल स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर, फिर स्टैंडर्ड बुकों में किस प्रकार के स्ट्रक्चर दिए रहते हैं उस स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, और इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का यूज किस संदर्भ में किया जाता है, कहाँ किया जाता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, कब किया जाता है, इन बातों को हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं। पॉजिटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ओटी, मतलब अदर थिंग्स। सब्जेक्ट किसे कहते हैं मैं आपको बता ही दिया हूं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं इसकी चर्चा हम पहली क्लास में कर चुके हैं। अदर थिंग्स, इसकी भी बात हम कर चुके हैं। नेगेटिव का जो इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस, अब इस नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नॉट का यूज, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स। इंटेरोगेटिव में ध्यान से देखिए, इंटेरोगेटिव 2 टाइप के होते हैं। इंटेरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं? इंटेरोगेटिव 2 टाइप के होते हैं, और इन 2 टाइप में एस आर नो टाइप और वाई टाइप। एस आर नो टाइप के अंतर्गत सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे अगर नॉट है तो नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
और प्लस अदर थिंग्स क्वेश्चन मार्क। वाई टाइप के स्तर पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स। यही हमारे स्ट्रक्चर है पॉजिटिव का, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। नेगेटिव के स्तर पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। इंटेरोगेटिव में टू टाइप के इंटेरोगेटिव, ऐसा नो टाइप और वाई टाइप। ऐसा नो टाइप का इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब डिड, तो मीन्स हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। वाई टाइप के स्तर पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, फिर सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। ये तो हमारे स्ट्रक्चर हैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो स्ट्रक्चर हम सीखते और सिखाते हैं। लेकिन अब स्टैंडर्ड बुकों में भी स्ट्रक्चर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है हम उसको देखते हैं। आइए देखते हैं स्टैंडर्ड बुकों के स्तर पे पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर जो स्टैंडर्ड बुकों में दिया रहता है। यहाँ पे लिखा गया है टाइप, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब इज कॉल्ड आल्सो हेल्पिंग वर्ब। उसी को कुछ लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, कुछ लोग ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। अब यहाँ पे देखना है अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव, जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट है। पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर सेम होता है। तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल दोनों स्ट्रक्चर हैं अफर्मेटिव में। इन स्ट्रक्चरों के साथ ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, मेन वर्ब होती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्क का सेकंड फॉर्म वर्कड एज एग्जांपल दिया गया है। नेगेटिव में आप आते हैं तो ये आपके सब्जेक्ट हैं, जो भी हुआ सारे के सारे सब्जेक्ट ये रहे, और इस सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब डिड आता है। और नेगेटिव है तो नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट को ही हम डिडंट लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं, डिड नॉट को ही क्या लिखते हैं, डिडंट लिखते हैं। और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। इसी को हमने किस स्ट्रक्चर के रूप में रिप्रेजेंट किया था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये रहा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पे देखिएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्तर पे, यहां पे जो इंटेरोगेटिव आपको दिया हुआ है, देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर एस आर नो टाइप है, ध्यान रखिएगा कौन सा टाइप है, एस आर नो टाइप, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, यहां से शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने के बाद सब्जेक्ट आता है और फिर मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब जो भी यहाँ पे है, वर्क है तो वर्क लिख लीजिए, मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूं वर्क। और हर जगह इंटेरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो इस स्तर पे अगर आप देख रहे हैं तो ऐसा नो टाइप का जो हमारा सेंटेंस होता है वो हमेशा जब भी शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और अगर वाई टाइप है तो पहले क्वेश्चन वर्ड होता है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड होगा अगर वाई टाइप है, फिर यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट आता है। लेकिन जब हम इसी को शॉर्ट फॉर्म में डिडंट के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन वर्ड है आ गया,
और फिर ऑक्सिलरी वर्ब डिड, अगर नॉट है तो उसको डिडंट भी लिख सकते हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। डिडंट कब लिखेंगे? जब इंटेरोगेटिव में नेगेटिव आ रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे वह क्यों नहीं पढ़ता था, लाइक दिस। इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे और देखेंगे। ऐसे ही व्हेन यहाँ पे यूज है, फिर इसके बाद अगर नेगेटिव है तो डिडंट, नेगेटिव नहीं है तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डिड आएगा, सब्जेक्ट आपका है ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक इसी प्रकार से WH क्वेश्चन नेगेटिव, वही अगर हु का यूज हो, हु नेगेटिव में आ रहा, हु डिडंट या हु डिड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो इन बातों का ध्यान में रखना है। ये स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंडर्ड बुकों में दिए गए स्ट्रक्चर हैं। जनरल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर दोनों सेम ही होते हैं, बस उनका रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, यही यहाँ पे फर्क होता है। तो आई होप आप इसमें समझ गए होंगे। अब हम आइए कुछ सेंटेंस लेकर देखते हैं आखिर होता क्या है। चलिए आइए अब हम देखते हैं सेंटेंस के स्तर पे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्तर पे। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई बात कह रहा हूं और इस कहने के पहले जिस बात के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, मैं जिस समय बोल रहा हूं, एट द स्पीकिंग टाइम, इससे पहले कोई घटना हो चुकी है और उसके बारे में मैं जब बात कर रहा हूं, वो आता है पास्ट इंडेफिनिट में, बीती हुई घटना। जब हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, इससे पहले कोई इवेंट हो चुका है, तो जब उसके बारे में बात करते हैं उसे हम पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत रख सकते हैं या उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। एक मैं सेंटेंस लेता हूं, जैसे वह पढ़ाता था, वह पढ़ाता था। प्रेजेंट में मैं कोई बात कह रहा हूं और ये घटना पहले हो चुकी है, वह पहले पढ़ाया करता था, पढ़ाता था, तो वो घटना पहले हो चुकी है, तो ये किस में आ गया? पास्ट इंडेफिनिट में। पहचान लिए था। तो अब देखिए ये पॉजिटिव है तो स्ट्रक्चर वही यूज करिए, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स है तो यूज करिए। यहां तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो वहां का क्या हो जाएगा? ही सब्जेक्ट हो गया। पढ़ाता, पढ़ाना का टीच, टीच टॉट टॉट, TAUGST, टीच की सेकेंड फॉर्म टॉट, ही टॉट हो गया। नेगेटिव में अगर है वह नहीं पढ़ाता था, देख लीजिए वह नहीं पढ़ाता था, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है तो अदर थिंग्स यूज कर दीजिए, और यहां तो अदर थिंग्स और ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? वह, तो ही, फिर डिड, इसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, तो ही डिड नॉट। वर्ब क्या है? पढ़ाता, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट, ही डिड नॉट टॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ही डिड नॉट टीच, TEACH, ही डिड नॉट टीच। अब इसी को डिड नॉट की जगह डिडंट यूज करना है, तो क्या लिखोगे? ही डिडंट टीच। आर यू गेटिंग और नॉट? लेकिन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ज्यादा सही माना जाता है इसके कंपेयर में।
तो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सही नहीं मानते हैं, इसको सही मानते हैं, लेकिन जनरली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इंटरोगेटिव में अगर इसको करना हो, आप अगर देखें ध्यान से, तो क्या वह पढ़ाता था? क्या वह पढ़ाता था? तो क्या हो जाएगा, डिड पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट क्या है ही, फिर इसके बाद पढ़ाना का टीच, ऑब्जेक्ट है नहीं तो डिड ही टीच। स्ट्रक्चर अगर आप इसका यहां लिखना चाहें तो स्ट्रक्चर अगर आप लिखना चाहें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, और हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब आपकी है डिड प्लस सब्जेक्ट, नॉट यहां पे है नहीं तो यूज नहीं करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स, जो चीजें हैं उतना यूज कर दो। इंटेरोगेटिव में जब भी नॉट आता है तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही यूज किया जाता है, ये हमें ध्यान में रखना है। क्या वह पढ़ाता था? अब यहीं पे देखिए, अगर इसी में नॉट का यूज कर दें तो हो जाएगा क्या वह नहीं पढ़ाता था? क्या वह नहीं पढ़ाता था? तब आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स क्वेश्चन मार्क, ये हो जाता है डिड ही, नहीं है तो नॉट, पढ़ाना का फर्स्ट फॉर्म आएगा यहां पे डिड ही नॉट टीच, डिड ही नॉट टीच क्वेश्चन मार्क। मेरी बात समझ पा रहे होंगे? अब हम, ये तो ऐसा नो टाइप में था, फाई टाइप में अगर हम देखें कि वह कहां पढ़ाता था, वह कहां पढ़ाता था या वह कब पढ़ाता था, अगर हम लिखें इसको, वह कहां पढ़ाता था क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले यहां पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि वाई टाइप है, हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट तो है नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स क्वेश्चन मार्क। तो कहां का होगा, वेयर, WHERE, फिर इसके बाद डिड, सब्जेक्ट है ही, वेयर डिड ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, वेयर डिड ही टीच क्वेश्चन मार्क। इसी में नेगेटिव हो, वह कहां नहीं पढ़ाता था, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। आइए देख लेते हैं ये भी। वह कहां नहीं पढ़ाता था, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट, नॉट आ गया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स क्वेश्चन मार्क। तो कहां का क्या हो जाएगा, वेयर डिड, वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट क्या है, वह का ही, वेयर डिड ही, लड़का है तो वह का होगा ही, लड़की है तो सी, वेयर डिड ही, फिर नॉट, क्योंकि इसमें नॉट आया हुआ है, वेयर डिड ही नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, टीच, पढ़ाना का टीच, वेयर डिड ही नॉट टीच, फिर क्वेश्चन मार्क। अदर थिंग्स है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए इसका यूज नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल से मैंने जो सेंटेंस किए ये आपको समझ में आए होंगे। अब हमें देखना है इसका यूज किस किस सिचुएशन में होता है, इन्हीं यूज को हम देखेंगे।
आइए अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के यूज कैसे कैसे होते हैं, किन किन संदर्भों में, किन किन परिस्थितियों में पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे टू रिफर अ कंप्लीट एंड डेफिनिट इवेंट आर स्टेट ऑफ बीइंग इन द पास्ट। मतलब किसी कंप्लीट और निश्चित पूरी घटना हो, मतलब कंप्लीट एंड डेफिनिट इवेंट हो, कोई ऐसा इवेंट जो पूरा हो गया हो और पास्ट में हुआ हो, बीते हुए समय में हुआ हो, स्टेट ऑफ बीइंग इन द पास्ट, या उसकी कोई ऐसी अवस्था हो जो पास्ट में घटित हुई हो। तो टू रिफर अ कंप्लीट एंड डेफिनिट इवेंट, डेफिनिट कंप्लीट और डेफिनिट इवेंट को बताने के लिए, कंप्लीट और डेफिनिट घटना को बताने के लिए, स्टेट ऑफ बीइंग इन द पास्ट, या कोई पास्ट की ऐसी अवस्था है, पास्ट में घटने वाली घटना की कोई ऐसी अवस्था है, उसको बताने के लिए। अब ये सुनकर लग रहा होगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। जनरली आप एक बात समझिए कि पास्ट में, बीते हुए समय में अगर कोई निश्चित घटना घटी है तो उसको रिफर करने के लिए, उसको बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे शी ग्रू अप इन दिल्ली, तो निश्चित घटना है, पहले घटित हुई है कि वह बड़ी हुई, उसका जो पालन पोषण हुआ वो जो बड़ी हुई, कहाँ बड़ी हुई? दिल्ली में। एक ऐसी घटना है जो कि निश्चित है, पहले हुई है, डेफिनिट है और स्टेट ऑफ बीइंग है। बी देखिएगा, टू रिफर टू हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट और पास्ट थॉट। किसी हैबिचुअल मतलब कोई आदत है पास्ट में, आपके एक्शन में, हैबिचुअल एक्शन, कोई हैबिचुअल एक्शन आपकी आदत है इन द पास्ट, जो पास्ट में आपकी आदत थी, उसके बारे में बताने के लिए। बीते हुए समय में कुछ आपकी आदतें थी जिसे आप करते रहते थे, उसके बारे में बताने के लिए। प्रेजेंट में वो आदत आपकी है कि नहीं, इसकी कोई चर्चा नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई ऐसी आदत थी जो पहले आप करते थे, उस आदत को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे आई यूज टू गो स्विमिंग एवरी थर्सडे व्हेन आई वाज एट द स्कूल। मैं यूज टू, आदत को बताने के लिए किया जाता है। आई यूज टू, मैं जाया करता था स्विमिंग, स्विमिंग करने के लिए, तैरने के लिए, एवरी थर्सडे, प्रत्येक थर्सडे को। कब? जब मैं कहाँ था? व्हेन आई वाज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था, अर्थात जब मैं स्कूलिंग पीरियड में था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो प्रत्येक थर्सडे को कहाँ जाया करता था? स्विमिंग करने के लिए जाया करता था। ये क्या है? ये हमारी आदत बताई जा रही है पास्ट की। इसी को कहते हैं हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट और पास्ट थॉट। अब इसके बाद इसी से संदर्भित, शी यूज्ड टू स्मोक बट शी गेव अप अ फ्यू इयर्स एगो। वह पहले क्या करती थी? वह पहले पिया करती थी, अर्थात स्मोकिंग करती थी, सिगरेट पीती थी, बीड़ी पीती थी, जो भी पीती हो उसकी मर्जी अपना, सिगरेट हो, बीड़ी हो, गांजा हो, है ना, अफीम, चरस, जो भी हो, वो पहले उसको पिया करती थी। लेकिन शी गेव अप अ फ्यू इयर्स एगो, कुछ समय पहले उसने इस चीज को त्याग दिया। मतलब पहले उसमें स्मोकिंग की नशा थी, पास्ट में उसकी आदत थी नशा करना, लेकिन अब उसने त्याग दिया है। तो इसके द्वारा जो घटना, जो आदत मेरे अंदर पहले रहती थी, उसके बारे में बताया जाता है। पास्ट की, बीते हुए समय में जो हमारी आदतें होती हैं, उसको बताने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। दूसरा यूज ये है। तीसरा यूज देखिएगा, टू रिफर टू एन एक्शन और इवेंट दैट ऑकर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट।
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पास्ट में बहुत समय पहले जो घटना घट चुकी है। जैसे सी स्टडीज इंग्लिश फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, उसने इंग्लिश का अध्ययन पहले 15 वर्ष 15 ईयर्स किया हुआ है। अर्थात सी मीन्स वह लड़की के लिए यूज हुआ है। उस लड़की ने बीते 15 वर्षों में इंग्लिश का अध्ययन किया, अर्थात वह बीते 15 वर्षों में इंग्लिश का अध्ययन की थी या करती थी, ऐसे आप कह सकते हैं। इसके बाद है टू नरेट अ स्टोरी, किसी स्टोरी को नरेट करने के लिए, किसी स्टोरी को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गर्ल कॉल्ड दुर्गा, कि कुछ समय, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात, देयर वाज अ गर्ल, एक लड़की थी, उसको लोग क्या बोलते थे? दुर्गा बोलते थे। ऐसे ही आप कह सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ फूलन देवी थी, मैं फूलन देवी का तो ज्यादा भक्त नहीं हूं, लेकिन फिर भी मान लीजिए उनके साथ अन्याय हुआ था, तो जो उनका ओरिजिनल नाम था वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जो फूलन देवी नाम था वो एक टाइटल था उनका, मान लीजिए। तो आप कह सकते हैं वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गर्ल कॉल्ड फूलन देवी, है ना। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गर्ल कॉल्ड इंदिरा। लॉट्स ऑफ द नेम यू कैन टेक केयर। तो मेरे कहने का मतलब, अगर कोई स्टोरी बताना है तो स्टोरी बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। अगली बात, जो लास्ट बात है जो हमें समझनी है, वो ये है टू रिफर टू हिस्टोरियल इवेंट, किसी ऐतिहासिक घटना को बताने के लिए। कौन सी घटना? ऐतिहासिक घटना को बताने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। जैसे मोस्ट ऑफ साउथ एशिया वाज अंडर फॉरेन रूल इन द 19th सेंचुरी। मोस्ट ऑफ द साउथ एशिया, अधिकांश साउथ एशिया का जो भाग था, या जो साउथ एशियंस थे, वॉज अंडर फॉरेन रूल, वो किसके अंतर्गत थे? विदेशी शासन के अंतर्गत थे। अर्थात उन पे विदेशी शासन कब्जा किए हुए था, अर्थात वो जिस शासन के अंतर्गत चलते थे, इन देशों का अपना कोई शासन नहीं था, उन पे विदेशी शासन इंप्लीमेंट था, जैसे हमारे यहाँ अंग्रेजों का था। इन द 19th सेंचुरी में। तो आपने ये देखा कुछ पास्ट इंडेफिनिट का यूज, ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट। इसी संदर्भ में हमें ये समझना होता है कि पास्ट इंडेफिनिट कहते किसे हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज क्या है। अब जैसे वाज या वर का यूज भी पास्ट इंडेफिनिट में होता है, अगर वो मेन वर्ब के रूप में आ जाए। जैसे एक राजा था, देयर वाज अ किंग, पास्ट इंडेफिनिट है। वह घर गया, ही वेंट होम, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो कहने का मतलब है, आपको वाज या वर जब पास्ट इंडेफिनिट में आए तो ये देखना होता है, ये मेन वर्ब के रूप में वाज या वर आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट है। वैसे भी पॉजिटिव फॉर्म में जब भी पास्ट इंडेफिनिट होता है, अफर्मेटिव में, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड है, जब भी डिड आएगी तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डिड, ये दोनों चीजें जब भी आती हैं तो नेगेटिव स्ट्रक्चर और इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में ऐसा होता है। तो मैं सत्येंद्र सिंह आज यहीं तक आपके साथ, हम नेक्स्ट जो टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।